हेलो दोस्तों, नमस्ते। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये फाइनल एएफएम डेरिवेटिव्स हम लोग देख रहे थे इन रिवीजन क्लास। मैं फिर से दोहरा दूं कि अगर बाई चांस आप यहां तक पहुंचे हो तो ये वीडियो आपके लिए काम का तभी है जब आप ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हो। इफ यू आर बाई चांस लर्निंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, देन आई डोंट थिंक यू शुड मूव अहेड विद दिस पार्ट एटलीस्ट, बिकॉज हम यहाँ पे थोड़ा जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनको एग्जाम से पहले थोड़ा कनेक्ट हो जाए, वापस याद आ जाए, या जैसा मैं बार बार बोलता हूँ कि धूल मिट्टी उड़ जाए थोड़ी, वो पर्सपेक्टिव से गो थ्रू कर रहे हैं। अभी तक हमने कुछ ऑलरेडी लेक्चर्स ले लिए ऑन डेरिवेटिव्स जहां पे हमने कुछ कुछ चीजें कवर कर ली है। ठीक है, लाइक हमने ऑप्शन में कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, लॉन्ग, शॉर्ट, देन intrinsic value, time value, then in the money, out the money, at the money, then American, European, Bermuda, then put call parity, then binomial option valuation जिसमें 1 period 2 period, also risk neutral, riskless hedge and replicating portfolio approach। इतनी चीजें ऑप्शन के अंदर कवर कर लिए और आईसीआई स्टडी मैट के लगभग इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे सारे कवर्ड थे। फिर उसके बाद हम एक बार और एक वीडियो में मिले थे जिसमें हम लोगों ने कवर किया था थोड़ा फ्यूचर्स के बारे में, लाइक फ्यूचर्स में और फॉरवर्ड्स में क्या डिफरेंस है, कौन सा अरेंज मैरिज है, कौन सा लव मैरिज है। ऑल्सो हमने देखा था इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑल्सो हमने देखा था कि मार्जिन किस तरीके से हमारा वर्क करता है, मार्क टू मार्केट क्या होता है। देन हमने देखा था और आगे अबाउट वैल्यूएशन ऑफ फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स। ठीक है, ये रही वही सेम ही फाइल है और इसमें हमने एक पूरा पैटर्न बनाया था। ये रहा थियोरेटिकल प्राइस ऑफ फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स, जिसमें स्टॉक हो तो क्या, इंडेक्स हो तो क्या, कमोडिटी हो तो क्या। कमोडिटी में भी आपका जो कैरिंग कॉस्ट है और स्टोरेज कॉस्ट है वो कैसे वर्क करता है, उसमें भी कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग हो तो क्या, सिंपल हो तो क्या, नॉर्मल कंपाउंडिंग हो तो क्या, उसमें भी डिविडेंड अगर पेएबल इन रिसीवेबल इन एडवांस हो, रिसीवेबल एट द एंड हो, सिमिलरली स्टोरेज कॉस्ट भी पेएबल इन एडवांस हो, एट द एंड हो। सारा समरी इस चार्ट के अंदर हमने कवर किया था। एंड देन वी आल्सो वेंट थ्रू अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन द सेम, लाइक ये रहा द वन ऑन द स्क्रीन। उसके बाद फिर कुछ और क्वेश्चंस किए थे एंड एक टॉपिक हमने कवर किया था ऑन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज, कि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी कब होती है, जब थियोरेटिकल प्राइस और हमारा जो एक्चुअल प्राइस ऑफ द फ्यूचर्स होता है उसमें डिफरेंस होता है। स्पॉट प्राइस ऑफ द फ्यूचर्स नहीं, जो फ्यूचर्स का प्राइस होता है वो, ठीक है, तो उसमें डिफरेंस होता है, तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। उस आर्बिट्राज में हम रिस्कलेस गेन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसी को तो आर्बिट्राज बोलते हैं। वो भी हमने देखा था कि फ्यूचर में प्राइस चाहे बढ़े या कम हो, तो मैंने एक्स लेके बताया था आपको कि कैसे वर्क करता है। सो आई थिंक इतना कवरेज हमारा हो चुका है। अब हमारा जो अगला और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्जाम में जो बहुत बार पूछते हैं वैसे एक टॉपिक पे आ रहे हैं हम लोग, विच इज फ्यूचर्स हेजिंग। और फ्यूचर्स हेजिंग और उसके बाद थोड़ा सा मैं ऑप्शंस हेजिंग के ऊपर डिस्कशन लूंगा। फ्यूचर्स हेजिंग बहुत ज्यादा पूछते हैं, ऑप्शन हेजिंग कभी पूछा हुआ नहीं है, ठीक है, और उसके कोई सम भी नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कशन उसमें जरूर करना चाहेंगे। जब हम फ्यूचर्स हेजिंग की बात करते हैं तो थोड़ा पर्सपेक्टिव हम लोगों को लेके आना पड़ेगा कि फ्यूचर्स हेजिंग मतलब हेजिंग यूजिंग फ्यूचर्स। अब हेज का मतलब क्या होता है, हम रिस्क को कम करना चाह रहे हैं। रिस्क मतलब अनसर्टिनिटी, अनसर्टिनिटी मतलब भविष्य में चीज बढ़ने वाली है या कम होने वाली है, उसके बारे में हम लोगों को क्लैरिटी नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई स्टॉक खरीद रखा है और अब मुझे लग रहा है कि भविष्य में वो गिरने वाला है, लेकिन मैं बेचना भी नहीं चाह रहा हूं क्योंकि ठीक ठाक बढ़ गया है, और ठीक ठाक बढ़ गया है तो उस पर मेरे को एसटीसीजी आ जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और मुझे लग रहा है कि मोमेंट्री सिचुएशन है, 3-4 महीने बाद थिंग्स शुड गो वेल। ठीक है, से फॉर एग्जांपल व्हाट इज हैपनिंग इन द करंट केस ऑफ इंडिगो। ठीक है, वेरी प्राइम एग्जांपल ऑफ द सेम। यू मस्ट हैव सीन के इन द रीसेंट फ्यू डेज दैट सब्सटेंशियली गॉन डाउन। ठीक है, बट इवेंचुअली तुरंत एक नई एयरलाइंस का इतनी
फास्ट, ठीक है, खड़ा हो जाना सामने पैरेलली इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, थोड़ा मार्केट शेयर लूज हो सकता है, बट इवेंचुअली इफ थिंग्स वर्क, ऐसा लग रहा है एट प्रेजेंट के फ्रॉम हियर के इतना नहीं इंपैक्ट पड़ना चाहिए। तो अब सब्सटैंशियली सपोज 60-70% का गेन है और एसटीसीजी है और मुझे लग रहा है कि क्यों टैक्स लगाऊं, तो मैं टेम्पररीली, अगर वो गिरने वाला है तो मैं क्या करूंगा, फ्यूचर्स मार्केट में मैं ऑपोजिट पोजीशन लूंगा। आई कैन यूज ऑल्सो यूज कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। लाइक गिरने वाला है मुझे पता है तो मैं पुट लॉन्ग कर दूंगा, या फिर गिरने वाला है तो मुझे लग रहा है तो मैं कॉल जो है वो क्या कर दूंगा, शॉर्ट कर दूंगा। सो वो फैक्टर आई थिंक हम लोग देख सकते हैं और उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इन द सिनेरियो। लेकिन फॉर दिस पार्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि फ्यूचर्स भी यूज करके क्या हम हेज कर सकते हैं क्या, यस। और अगर हम फ्यूचर्स यूज करके हेज कर सकते हैं तो कैसे करेंगे। पहली बात कि हमको स्टॉक का फ्यूचर्स अवेलेबल है या फिर स्टॉक के सामने इंडेक्स फ्यूचर अवेलेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हेजिंग यूजिंग फ्यूचर्स देख रहे हो, हेजिंग यूजिंग फ्यूचर्स देख रहे हो, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा कि आपके पास स्टॉक फ्यूचर अवेलेबल है या इंडेक्स फ्यूचर अवेलेबल है। जैसे कि हो सकता है कि इंडिगो के फ्यूचर्स अवेलेबल हो, ठीक है, ऑन एनएससी एंड ऑन बीएससी एक्सचेंज पे। अभी फ्यूचर्स किसके होंगे किसके नहीं होंगे, एक्सचेंज ने क्राइटेरिया रख रखा है और बेस्ड ऑन दैट क्राइटेरिया जनरली दे विल सी टू इट के कितनी वॉल्यूम है, कितना प्रीमियम आ सकता है, ठीक है, कितने लोग जो है वो एंटर करेंगे, बिकॉज फॉर देम इट इज अ प्रोडक्ट वेयर दे नीड टू अर्न व्हाट, ब्रोकरेज। सो अगर इंडिगो के सामने इंडिगो के फ्यूचर्स अवेलेबल है तो क्या होगा, कैश मार्केट में मैं लॉन्ग हूं इंडिगो में, फ्यूचर्स में मैं क्या कर दूंगा, उसको शॉर्ट कर दूंगा। तो क्या होगा, अभी अगर प्राइस गिरता है तो मुझे कैश मार्केट में, मतलब मेरी जो ऑलरेडी होल्डिंग है उस पर नुकसान होगा, लेकिन फ्यूचर्स में मेरे को क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, क्योंकि मैंने शॉर्ट किया है, मतलब मैं ज्यादा पे बेच रहा हूं और बाद में कम पे खरीदूंगा, क्योंकि स्पॉट प्राइस नीचे जाएगी तो फ्यूचर्स प्राइस भी नीचे जाएगी। तो मैंने ज्यादा पे बेचा और मैं कम पे अगर खरीदूंगा तो मुझे गेन हो जाएगा। तो माय लॉस ऑफ द कैश मार्केट विल बी कॉम्पनसेटेड बाय गेन। और हो सकता है ऐसा भी तो हो कि इतनी बड़ी एयरलाइन है, इतना ज्यादा मार्केट शेयर है, वर्चुअल मोनोपोली है, तो शायद गिरे ही नहीं, 3-4 दिन बाद या मे बी 2 हफ्ते बाद सब ठीक हो जाए और स्टॉक तुरंत रिकवरी कर ले और रेदर बढ़ जाए, ठीक है। तो यहां से इतना बढ़ गया तो मुझे क्या होगा, कैश मार्केट में गेन हो जाएगा और मुझे फ्यूचर्स में क्या होगा, लॉस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने तो शॉर्ट कर रखा है। सपोज मैंने उसको 3000 पे शॉर्ट किया था, ठीक है, और प्राइस अगर 4000 हो जाता है तो दैट मींस मुझे शॉर्ट पे मतलब फ्यूचर्स में तो लॉस हो गया, और मुझे अगर कैश मार्केट में गेन हो गया तो इधर का गेन इधर के लॉस के सामने कॉम्पनसेट हो गया। इन फर्स्ट सिनेरियो ऑल्सो इधर का गेन उधर के लॉस के सामने कॉम्पनसेट हो गया। तो चाहे प्राइस ऊपर जाए कि नीचे जाए, अनसर्टेनिटी थी, पर मैं तो सर्टन रहा कि माय गेन फ्रॉम द कैश मार्केट is getting compensated by my loss from the futures market, or vice versa, my loss from the cash market is being compensated by gain from the futures market. hedging यही तो होता है जहां पे आप opposite पोजीशन ले लेते हो इन मार्केट अदर देन योर ओरिजिनल मार्केट। मतलब कैश मार्केट में होल्डिंग है तो फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में आप पोजीशन ले रहे हो, वो हम लोगों को चेक करना होता है और ये बेस लेते हैं। अब इसमें ध्यान क्या रखनी है बातें, एक तो मैं एक ही स्टॉक होल्ड कर रहा हूं कि मल्टीपल स्टॉक्स है, दूसरा मैं स्टॉक के अगेंस्ट स्टॉक फ्यूचर्स यूज कर रहा हूं या स्टॉक के अगेंस्ट इंडेक्स फ्यूचर्स यूज कर रहा हूं। बिकॉज जरूरी नहीं है मेरे सारे स्टॉक्स के सामने इंडिविजुअल फ्यूचर्स अवेलेबल हो, और ये भी तो जरूरी नहीं है कि मेरे पोर्टफोलियो में तो 50 स्टॉक्स है तो सबको मैं अलग अलग हेज करूं, क्यों ना मैं एक ही साथ सबको यूज कर सकता हूं। इसके लिए एक बहुत रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है बीटा, जो कि क्या होता है, इट सिग्निफाइज द
चेंज इन योर स्टॉक विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन द मार्केट। ठीक है, जैसे बीटा 2 है तो वो क्या सिग्निफाई करेगा कि अगर मार्केट 10% गिर रहा है तो आपका स्टॉक 20% गिरेगा। अगर बीटा 1.5 है तो अगर मार्केट 10% बढ़ रहा है तो बीटा 15% बढ़ेगा। अगर बीटा नेगेटिव 1.5 है तो अगर मार्केट 10% गिर रहा है तो आपका स्टॉक जो है वो 15% बढ़ेगा, क्योंकि यहां पे नेगेटिव 1.5 था। नेगेटिव पॉजिटिव सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन, और टाइम्स मतलब कितना गुना चेंज होगा। तो देखो, अगर मेरे को स्टॉक के अगेंस्ट स्टॉक फ्यूचर्स ही अवेलेबल हो तो बीटा का कोई काम नहीं है, और अगर मेरे को इंडेक्स फ्यूचर्स अवेलेबल है तो फिर मुझे बीटा का काम है। सर कैसे, इसको एक्सप्लेन करें, थोड़ा समझते हैं। इंडिगो के सामने इंडिगो के ही फ्यूचर्स अवेलेबल है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर इंडिगो का मार्केट प्राइस गिरेगा तो उसके फ्यूचर का प्राइस भी गिरेगा, तो डायरेक्ट कोरिलेशन ऑलरेडी है ही है। तो जनरली इट इज 10% गिरेगा तो ये भी 10% चेंज आएगा। जनरली थंब रूल, थोड़ा माइन्यूट चेंज होता है बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ चेंज, ठीक है, बट जनरली दिस इज लाइक दिस। बट सपोज इंडिगो के फ्यूचर्स अवेलेबल ही नहीं है, वेयर इन द एक्सचेंज, तो हम क्या करेंगे फिर, निफ्टी या सेंसेक्स या इंडेक्स के फ्यूचर्स लेंगे फॉर दैट मैटर। और इंडेक्स के फ्यूचर्स तो मार्केट के हिसाब से चेंज हो रहे हैं, जबकि इंडिगो तो अपने हिसाब से चेंज होगा। तो तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें बीटा टाइम्स द पोजीशन, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लेनी पड़ेगी। मतलब सपोज मेरे पास 10 लाख का इंडिगो है, कितने लाख का, 10 लाख का इंडिगो लॉन्ग है, और इंडिगो का बीटा 2 है, मतलब उसमें डबल चेंज आ रहा है मार्केट के कंपैरिजन में। तो मुझे 10 लाख इंटू 2 कितना होता है, 20 लाख। मुझे 20 लाख के फ्यूचर्स शॉर्ट करने पड़ेंगे। अब होगा क्या बताता हूं मैं, होगा कुछ यूं कि सपोज मार्केट 10% गिरा, ठीक है, मार्केट, तो इंडिगो कितना गिरेगा, 20% गिरेगा, क्योंकि बीटा 2 है, ठीक है, बिकॉज बीटा इज चेंज इन द स्टॉक विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन द, तो बीटा 2 सिग्निफाई कर रहा है कि डबल चेंज आएगा। ये सब पता है आपको, पहले से किया हुआ है, बस खाली एक बार ओवरव्यू दे रहा हूं वापस। तो मुझे 10 लाख पे 20%, 2 लाख का लॉस हो गया, और मुझे फ्यूचर्स में 20 लाख का 10%, 2 लाख का गेन हो गया। सर गेन क्यों हुआ फ्यूचर्स में, क्योंकि मैंने फ्यूचर्स क्या किए थे, शॉर्ट। सर मार्केट में आपने 10% क्यों लिया, क्योंकि 10% ही गिरा है। तो अब देखो इंडिगो में क्योंकि यहां पे चेंज डबल आ रहा है, इसलिए मैंने मार्केट में क्या कर दिया, पोजीशन डबल ले ली। अगर इंडिगो में चेंज 1.5 टाइम्स आता तो मैं मार्केट में पोजीशन 1.5 टाइम्स लेता, क्योंकि यहां पे 10 लाख का 20% चेंज आ जाएगा इंडिगो में, जबकि मार्केट में 20 लाख का 10% चेंज आएगा। तो एक जगह 2 लाख का लॉस हो रहा है, दूसरी जगह 2 लाख का गेन हो रहा है। क्या ये आमने सामने कॉम्पनसेट हो रहा है क्या, यस। सर अगर हमारे को इंडिगो के सामने इंडिगो के ही फ्यूचर्स अवेलेबल होते तो हम क्या करते, बीटा का कोई काम नहीं है। तब क्यों काम नहीं है बीटा का कोई भी, बिकॉज अगर इंडिगो के सामने इंडिगो के फ्यूचर्स अवेलेबल है तो जितने से कैश मार्केट में गिरेगा उतने से ही कैश मार्केट में ये भी गिरेगा, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो अगर ये 10% से गिरेगा तो ये भी 10% से ही गिरेगा, तो 10 लाख के सामने 10 लाख ही लिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कभी इंडिविजुअल स्टॉक के आएंगे, करेंगे हम लोग, कभी इंडेक्स के आएंगे, कभी पूरा पोर्टफोलियो लिया हुआ है उसके आएंगे, और उसके बेसिस पे हमें सॉल्व करना होगा। तो काफी वैरायटी है इसमें, एंड आई थिंक वन ऑफ द गुड कॉन्सेप्ट्स है ऑफ द चैप्टर ये, जो आपको प्रैक्टिकली भी यूटिलाइज कर सकता है। ऑल्सो दिस बीटा इज ऑल बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल बेसिस, तो जरूरी नहीं है कि आपका ये हेजिंग परफेक्ट बैठेगा, बट हेज एफिशिएंसी काफी हाई बैठेगी, ठीक है, अगर आप सिग्निफिकेंट बीटा जो है, मतलब आपका बीटा सिग्निफिकेंटली सेम डायरेक्शन में वर्क करता है तो, और वो डिपेंड भी करेगा कि आपने कितना टाइम फ्रेम का लिया है, कैसे किया है, बहुत सारे फैक्टर्स। बट
अगर हम एकेडमिक पीओवी से देखें तो आपको बीटा कैलकुलेट करके दिया हुआ रहेगा, और बड़ा क्वेश्चन आएगा तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हमने सीखा हुआ है कि बीटा कैलकुलेट कैसे करना है, तो वहां से पहले बीटा गिनने का फिर देखने का. सो व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कम? वन, सिंगल स्टॉक. सेकंड, मल्टीपल स्टॉक्स. थर्ड, मल्टीपल स्टॉक्स विद सम कैश इन इट. ठीक है. फोर्थ, पूरा पोर्टफोलियो अप्रोच. ठीक है. और उसमें हेज को हमें जस्टिफाई भी करना होता है बहुत बार, तो वो फैक्टर भी हम लोगों को थोड़ा ध्यान में लेने की बारी आ सकती है. ये हमारा प्राइमरी ओवरव्यू है अबाउट हेजिंग ऑफ फ्यूचर्स. वापस बोल रहा हूं, अगर मेरे को कोई स्टॉक, मैं लॉन्ग हूं, स्टॉक अनलिमिटेड टाइम के लिए शॉर्ट कर सकते हो बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. रोज का रोज बेचो फिर खरीदो, बेचो फिर खरीदो, तो नॉर्मली स्टॉक में आप लॉन्ग ही होंगे. तो स्टॉक में या पोर्टफोलियो में लॉन्ग है तो आपको फ्यूचर्स में क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट. बट कभी कभी आपको क्वेश्चन आएंगे कि आपको बीटा मैनेज करना है. जब मैं हेज कर रहा हूं मतलब मैं बीटा को जीरो कर दे रहा हूं, बट कभी कभी बोलेंगे बीटा जीरो नहीं करना है, बीटा रिड्यूस करना है या बीटा इंक्रीज करना है. तो ये फैक्टर को भी हमें ध्यान में रखना है. बीटा रिड्यूस करने का मतलब मैं ऑपोजिट पोजीशन लूंगा, बीटा इंक्रीज करने का मतलब मैं सेम पोजीशन लूंगा, क्योंकि बीटा मतलब यहां पे रेट ऑफ चेंज हो गया. तो अगर मेरा ऑलरेडी यहां पे लॉन्ग था और मैं फिर से और लॉन्ग हो गया तो मेरा रिस्क बढ़ जाएगा. या तो मैं ज्यादा से बढ़ूंगा या मैं ज्यादा से गिरूंगा. और यहां पे जब भी हम फ्यूचर्स देख रहे हैं तो मार्जिन मनी का कहीं पे भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होता, मतलब हम मार्जिन के मनी के इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इग्नोर कर रहे हैं. ये भी ध्यान में रखना है. बहुत एडवांस एक्सट्रीम पॉइंट बता रहा हूं, जनरली लोग दिमाग भी नहीं लगाते हैं, बट फ्यूचर्स में वैसे आपको मार्जिन भरना पड़ता है. पर यहां पे हमारे पोर्टफोलियो में जितना पैसा लगा हुआ है उतना ही है. बट अगर कभी अच्छा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट क्रिएट करे तो फिर जितना फ्यूचर्स में पोजीशन लिया उसका मार्जिन मनी तो आपको लेना पड़ेगा, तो उसको पोर्टफोलियो के अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अगर आए तो. अभी है नहीं ऐसा. ठीक है. मैंने एक सिचुएशन क्रिएट करके आपको तब जब बताया था तब बताया हुआ भी है वैसा. सो हेजिंग में आपके केसेस क्या हो गए? नॉर्मली हेजिंग का मतलब मेकिंग बीटा जीरो. परफेक्ट हेजिंग का मतलब मेकिंग बीटा जीरो, मतलब ऊपर जाए कि नीचे जाए मुझे फर्क पड़ेगा ही नहीं. बट देयर कैन ऑल्सो बी बीटा रिडक्शन, मतलब मैं फुल हेज नहीं कर रहा हूं, पार्शियल हेज कर रहा हूं. और देयर कैन ऑल्सो बी बीटा इंक्रीज्ड. बीटा इंक्रीज मतलब इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑपोजिट पोजीशन आई विल टेक व्हाट? सेम पोजीशन. ठीक है. तो आप चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? कि परफेक्ट हेज का मतलब मेकिंग बीटा जीरो, मेकिंग बीटा जीरो. ठीक है. फिर रिडक्शन इन बीटा इज एज गुड एज व्हाट? पार्शियल हेज. ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं ओपोजिट पोजीशन. ऊपर वाले में भी मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं क्या? ओपोजिट पोजीशन. ठीक है. एंड फिर हमारा क्या आ जाता है? इंक्रीज इन बीटा. सो इंक्रीज इन बीटा मतलब सेम पोजीशन. मैं अगर लॉन्ग हूं तो मैं और लॉन्ग होऊंगा, मैं शॉर्ट हूं तो और शॉर्ट होऊंगा, बिकॉज इंक्रीजिंग द सेंसिटिविटी ऑफ द पोर्टफोलियो, ऑफ द पोर्टफोलियो. इसका ये मतलब हुआ. सो एक तो ये ध्यान रखना है. ऑल्सो आपको हेजिंग यूजिंग फ्यूचर्स में स्टॉक अवेलेबल है तो बीटा का कोई भी काम नहीं है. इंडेक्स स्टॉक नहीं अवेलेबल है, स्टॉक फ्यूचर्स मतलब, तो आपको इंडेक्स. और पोर्टफोलियो में तो आपको मैंडेटरीली क्या करना पड़ेगा? इंडेक्स फ्यूचर्स ही लेने पड़ेंगे, बिकॉज पोर्टफोलियो में तो कितने सारे स्टॉक्स होते हैं ना, तो कितने सारे स्टॉक्स का एवरेज बीटा लोगे और फिर उसके हिसाब से वर्क करोगे. सो ये ध्यान रखना है. उसमें हेज नहीं हो रहा है, इनफैक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सेंसिटिविटी बढ़ा रहे हैं, मतलब रिस्क रिडक्शन की जगह रिस्क इंक्रीज हो रहा है. तो कई बार क्या हो रहा है कि मेरे को ऑल इन होना है, पैसा कम है, ठीक है, तो कैश मार्केट में पोजीशन लेने की जगह मैं फ्यूचर्स में पोजीशन बना रहा हूं. इसका ये मतलब हुआ. सो वो पार्ट हुआ. तो ऐसा अगर बाई चांस आ जाए कि करंट बीटा है 1.1, आपको 1.5 करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर? अगर आप लॉन्ग हो ऑलरेडी स्टॉक पे तो आपको फ्यूचर्स में भी क्या होना पड़ेगा? लॉन्ग होना पड़ेगा, ताकि वो मैच हो पाए. वैसा ऐसा कोई क्यों करेगा? अभी एग्जाम्पल बोला मैंने कि अगर मैं लॉन्ग हूं, अब मेरे पास मनी इतना नहीं है, ठीक है, और लेवरेज एडवांटेज मुझे फ्यूचर्स दे रहा है,
तो मैं थोड़ा और एडवांटेज लूंगा, मतलब मैं अच्छे से प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ, फिर रिस्क नहीं है, सर्टिनिटी है। हेजिंग कब होती है? जब अनसर्टिनिटी होती है, व्हेन आई एम नॉट श्योर अबाउट द डायरेक्शन, व्हेन आई एम अबाउट द श्योर ऑफ द डायरेक्शन, तो फिर मैं क्या करूंगा, वैसा बेस लूंगा कि बढ़ने ही वाला है, पक्का पता है, तो ऑलरेडी कुछ है, कुछ और पोजीशन सेम पोजीशन में ले लूंगा वैसा। सो ये हमें ध्यान में रखना है। अब इससे रिलेटेड आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। हम कुछ कुछ क्वेश्चंस अभी देखते हैं कि कैसे बेस आ सकता है। सपोज ये क्वेश्चन दिया हुआ है, which position on index future gives the speculator a complete hedge against the following transactions? Which position on the index future gives a speculator a complete hedge against the following position? ठीक है, अगेन हमारे पास क्या अवेलेबल है? इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर में मैं क्या लूंगा? बीटा टाइम्स द पोजीशन इन स्टॉक। ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। तो कैसे वर्क करेंगे हम इसको देखते हैं। द शेयर ऑफ राइट लिमिटेड इज गोइंग टू राइज, he has a long position on the cash market of 50 lakhs on the right limited। देखो वैसे अगर लॉन्ग हो और शेयर बढ़ने वाला है तो हेज की जरूरत ही नहीं है, पर भाई ने बोला करने का तो करने का, वो वाली बात है। बिकॉज हमें ऊपर बोला हुआ है कि हमें कंप्लीट हेज लेना है, अदरवाइज तो कम ही ऐसा होगा, ठीक है। यू नो हमारी किस्मत कि हमने जो शेयर लिया है वो बढ़ जाए, ठीक है। सो द शेयर ऑफ राइट लिमिटेड इज गोइंग टू राइज। He has a long position on the cash market of 50 lakh on the right limited. So the beta of right limited is 1.25। अगर मुझे hedge करना ही है तो मैं क्या करूंगा? 50 into 1.25। मैं होता तो जरूर लिखता ऊपर कि वैसे मेरे को hedging नहीं करनी चाहिए थी, बिकॉज हम लॉन्ग है और बढ़ने वाला है, बट स्टिल सिंस इट इज आज के hedge करना है तो हम लोग क्या करेंगे? 50 lakhs into 1.25 कितना आ जाएगा? 50 lakhs 62.5 लाख के इंडेक्स फ्यूचर्स मैं क्या करूंगा? शॉर्ट करूंगा। और कभी कभी वो लोग क्या बोलेंगे? जस्टिफाई योर ट्रांजैक्शन। तो सपोज मार्केट 20% गिरा, मार्केट कितना? मार्केट नहीं, हाँ चलो सपोज मार्केट 20% गिरा, कोई बात नहीं मार्केट लेते हैं। सपोज मार्केट 20% गिरा तो क्या होगा? हमारी दो पोजीशन है, एक तो राइट लिमिटेड की पोजीशन होगी हमारी, और एक किसकी पोजीशन होगी? इंडेक्स फ्यूचर की पोजीशन होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने अगर मार्केट मतलब इंडेक्स ही तो हो गया ना, वो 10% से गिरा है, ठीक है, 10% से गिरा है, तो मेरे पास 62.5 लाख के इंडेक्स फ्यूचर्स थे, वो 10% से गिरेंगे तो 6,25,000 का मुझे क्या हो गया? गेन हुआ है कि इधर लॉस हुआ है? प्रॉफिट हुआ है इधर, क्योंकि मैंने शॉर्ट किया था और मार्केट गिरा है। ये चीजें क्विकली आपको प्रोसेस होनी चाहिए। अब राइट लिमिटेड में क्या होगा? क्या राइट लिमिटेड भी 10% ही गिरेगा या 10% इंटू 1.25 टाइम्स गिरेगा? 10% इंटू 1.25 टाइम्स। काहे 10% इंटू 1.25 टाइम्स? क्योंकि बीटा 1.25 है, और बीटा क्या बताता है? मार्केट में जो चेंज आया उससे कितना टाइम्स हम चेंज होंगे। तो मार्केट कितना टका से गिरा है? 10% से, तो हम उसका 1.25 टाइम्स मतलब 12.5% से गिरेंगे हम लोग। सो वी विल फॉल बाय 12.5% टाइम्स, एंड हमारी पोजीशन है राइट लिमिटेड में 50 लाख्स की, तो हम क्या करेंगे? 50 लाख्स इंटू 12.5% कितना आ जाएगा? गिनिए जरा, 6,25,000 का लॉस। क्या हम एग्जैक्टली हेज्ड है क्या? यस। यहाँ पे मेरा इनहेरेंट अजम्पशन है कि लॉट साइज और वो सब का कांस्टेंट नहीं है। आगे जाके क्वेश्चंस आएंगे जिसमें लॉट साइज भी दे देंगे और एक फ्यूचर की कितनी वैल्यू है वो भी दे देंगे, तो कई बार लॉट्स पॉइंट में आएंगे, तो आपको या तो थोड़ा सा क्या रखना पड़ेगा? अंडर हेज्ड, या फिर क्या रखना पड़ेगा? ओवर हेज्ड। इधर ऐसा सब बोला ही नहीं है। सपोज एक इंडेक्स फ्यूचर्स की वैल्यू थी उस टाइम पे 20,000, ठीक है, और एक जो था वो 50 का लॉट था। कितने का? 50। तो 20,000 इंटू 50 करेंगे तो 10 लाख का टोटल एक लॉट हो गया। हम लोगों को कितने की पोजीशन लेनी थी? अगर हम देखें तो 62.5 लाख की लेनी थी, तो हम कितने लॉट ले पाएंगे? 6 लॉट, या फिर कितने ले पाएंगे? 7। तो या तो थोड़ा सा अंडर हेज रहेंगे या फिर थोड़ा ओवर हेज। पर ये सब कब करने का? जब लॉट साइज और पर यूनिट वैल्यू दे रखी हो। जब नहीं दे रखी हो तो हम मानेंगे कि हमारे पास ब्लैटेंटली
सीधा अवेलेबल है वो सारी की सारी चीजें। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द शेयर्स ऑफ रॉन्ग लिमिटेड इज गोइंग टू डेप्रिशिएट। ठीक है, अगर शेयर्स ऑफ रॉन्ग लिमिटेड इज गोइंग टू डेप्रिशिएट है, दैट मीन्स गिरने वाला है वो। और अगर वो गिरने वाला है, इसका क्या मतलब हो गया कि बेसिकली हम लोगों को नुकसान होने की संभावना है। ठीक है, या नहीं है, चेक करते हैं। ही हैज अ शॉर्ट पोजीशन। कब तो ऐसा होता है कि हमने शॉर्ट कर रखा और वो चीज गिर जाए। ठीक है, बट इधर बोला हुआ है, तो यहां पे अगर हमारी कैश मार्केट में शॉर्ट पोजीशन है, इसका क्या मतलब हो गया? कैश मार्केट में अगर हमारी शॉर्ट पोजीशन है, मतलब हम लोगों को फ्यूचर्स में क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग पोजीशन लेनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे सेकंड वाले के लिए? 25 लाख इंटू 0.9। ठीक है, कितना हो गया हमारा ये? 22,50,000। ये क्या करना है हमें? 22,50,000 इज द अमाउंट ऑफ पोजीशन डेट आई एम गोइंग टू टेक इन इंडेक्स फ्यूचर्स। मैं स्टॉक में क्या था? शॉर्ट था, तो मैं इधर क्या हो जाऊंगा? लॉन्ग हो जाऊंगा। मैं स्टॉक में क्या था? शॉर्ट, तो मैं इंडेक्स में क्या हो जाऊंगा? लॉन्ग। अब वेरीफाई करो, पूछा नहीं है लेकिन बता रहा हूं, कोई क्वेश्चन में आएगा आगे कि जस्टिफाई। ठीक है, शो, एक्सप्लेन द हेजिंग। ठीक है, शो द हेज एफिशिएंसी, ऐसा सब बता सकते हैं आपको। तो अब क्या करेंगे हम लोग? देखो, सपोज मार्केट इंडेक्स 10% से गिराते हैं इस बार। इंडेक्स क्या हुआ? 10% से गिर गया। अगर 10% से गिरा तो रॉन्ग लिमिटेड कितने से गिरा होगा? 9% से गिरा होगा रॉन्ग लिमिटेड। क्यों 9% से? कैसे लाए बोलो? बीटा 0.9 है। तो मैंने इंडेक्स कितने का शॉर्ट किया है? 22,50,000। करो 22,50,000 इंटू 10%, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर्स है और इंडेक्स 10% से ही गिरा है। तो 22,50,000 का 10% कितना होगा? 2,25,000 का मुझे क्या हो गया है? लॉस। और रॉन्ग लिमिटेड में कितने की पोजीशन है? 25 लाख की, और 9% गिरा है वो। तो मैंने शॉर्ट किया है और 9% गिरा है, मतलब मुझे 2,25,000 का क्या हो जाएगा? गेन। तो इधर गेन, इधर लॉस। क्या हमने सामने फिट्टू सो रहा है क्या? यस, जस्टिफाइड। दो में करा दी, तीसरे में नहीं बताऊंगा अभी। द शेयर ऑफ फेयर लिमिटेड इज गोइंग टू रिमेन स्टैग्नेंट। ही हैज अ शॉर्ट पोजीशन ऑन द कैश मार्केट ऑफ 20 lakhs ऑन फेयर लिमिटेड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 20 लाख इंटू 0.75 कितना आएगा? 15 लाख। 15 लाख मुझे क्या कर देना है? 15 लाख मुझे लॉन्ग कर देना है। ये आपका तीनों पार्ट आ गया। मुझे ऐसा लगता है कोई केस बेस्ड सिनारियो में कभी इंस्टीट्यूट का मन हुआ इजी पूछना है तो ये दे देंगे। ठीक है, एएफएम में मन ज्यादा हो रहा है अभी रिसेंट में इजी पूछने का। सो अगर कभी आए तो ऐसा बन सकता है। चलिए आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। बीएससी की वैल्यू दे रखी है हमें 5,000। ये बीएससी का मतलब ये बीएससी इंडेक्स हो गया। ठीक है, बीएससी इंडेक्स की वैल्यू कितनी है? 5,000। द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इज 10,10,000। ओके, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%, डिविडेंड यील्ड ऑन इंडेक्स इज 6%, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज 1.5। बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज 1.5. We assume that a future contract on the BSE index with 4 months maturity is used to hedge the value of the portfolio over the next 3 months. One future is for delivery of 50 times the index, मतलब 50 का lot size हो गया. Based on the above information, calculate the price of the futures contract and the gain on the short futures position if index turns out to be 4,500 in 3 months. Index turns out to be how much? 4,500 in 3 months. Good question, very good question. ठीक है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए वो देखते हैं। सबसे पहले तो प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे अपने। ठीक है, प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे देखेंगे? अगर हम देखें तो क्या होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस? अगर हम देखें तो सिखाया था लास्ट क्लास में, स्पॉट प्राइस इंटू ई रेस टू आर टी। ठीक है, वेयर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? स्पॉट प्राइस कितना है? 5,000 इंटू ई रेस टू रिस्क फ्री रेट कितना है?
0.09 और मेरा डिविडेंड यील्ड कितना है 0.06, तो 9 में से 6% तो मिल ही रहा है मुझे, इनटू टाइम फ्रेम कितना है 4/12। हाँ के ना बोलिए, ठीक है। अभी ई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं अवेलेबल है तो नॉर्मल कंपाउंडिंग कर देना, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे फिर, 9% मेरा कॉस्ट है, 6% यील्ड मिल रहा है, मतलब 3% इफेक्टिव कॉस्ट हो गया मेरा, 3% साल भर का है, तो 4 महीने का कितना हो जाएगा 1%, 3% 12 मंथ्स का है, ठीक है। 3% फॉर 12 मंथ्स, तो 4 मंथ्स का कितना होगा 1%, तो 5000 इंटू 1.01 करूंगा तो कितना आ जाएगा 5050। प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज 5050। याद होगा जब जब डिविडेंड यील्ड दिया हुआ होता है मैं सीधा आरएफ में से ही उसको माइनस कर देता हूं। जब डिविडेंड यील्ड नहीं, एब्सोल्यूट टर्म्स में डिविडेंड होगा तो अलग होगा। बट मैंने आपको बोला था कि इंडाइस पे तो हमेशा ही ध्यान रखना है आपको कि क्या होगा, यील्ड ही होगा, क्योंकि इंडेक्स खुद एक शेयर थोड़ी है, वो तो एक शेयर का कॉम्बिनेशन है बहुत सारे शेयर्स का, तो उसमें हमेशा आपको यील्ड ही दे रखी होगी। तो ये आपका प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इसके बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया होगा, हमको हेज करना है पूरा पार्ट, ठीक है। वी अज्यूम दैट अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बीएससी विथ 4 months maturity is used to hedge the value of the portfolio over the next 3 months। तो मैंने क्या बोला था, बीटा टाइम्स, ठीक है, द पोर्टफोलियो वैल्यू, ये टोटल वैल्यू होगा हमारा, पर डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे जब आपको दिया हुआ है, तो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस इनटू एक आपका स्पॉट फ्यूचर्स प्राइस इनटू द लॉट साइज विच इज हाउ मच 50। तो ये फॉर्मूला ही है क्या, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इज इक्वल्स टू क्या, बीटा टाइम्स द पोर्टफोलियो वैल्यू अपॉन क्या हो जाएगा, इंडेक्स फ्यूचर्स इनटू लॉट साइज। यहां पे इंडेक्स फ्यूचर की वैल्यू कितनी है 50/50, लॉट साइज कितना है 50, पोर्टफोलियो वैल्यू कितना है आपका, पोर्टफोलियो वैल्यू है 10,10,000 इंटू बीटा कितना है आपका 1.5 डिवाइडेड बाय 5050 इंटू 50 करके देखो कितना आ रहा है। 10,10,000 इंटू 1.5 देखो कितना आ रहा है 15,15,000। ओके, एंड 15,15,000 को इसको मैं करूंगा तो आ जाएगा ये 2,52,500। तो अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है, 6 कॉन्ट्रैक्ट मैं यूज करूंगा। सम अभी खत्म नहीं हुआ है, फिर हमें क्या बोला हुआ है, गेन ऑन द शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन। वापस मेरा पोर्टफोलियो तो लॉन्ग है, तो मैं ये 6 कॉन्ट्रैक्ट क्या करूंगा, शॉर्ट करूंगा। अब 3 महीने बाद इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो गई है 4500। बस यही गड़बड़ करते हैं सब। क्या गड़बड़ करते हैं बता रहा हूं। टोटल मैच्योरिटी कितनी थी बोलिए, 4 महीने। अभी कितने महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, तो अभी भी कितना महीना बचा है, 1 महीना स्टिल टू एक्सपायरी बचा है। तो मेरे को रिवाइज प्राइस ढूंढनी पड़ेगी फ्यूचर्स की, जो कि 4500 नहीं होगी। अगर इन 4 मंथ्स बोला हुआ होता ना तो मैं सीधा 4500 ले लेता, बिकॉज ऑन द एक्सपायरी डेट स्पॉट प्राइस इज इक्वल्स टू फ्यूचर्स प्राइस। बट अभी भी 4 महीने एक्सपायरी में पहले थे, अब कितने महीने हैं 3, तो कितने कितने बीत गए, सॉरी 3, तो कितना बचा है, अभी भी 1 महीना अभी भी बचा है। और क्योंकि 1 महीना बचा है तो हम लोगों को रिवाइज्ड, इधर मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा, रिवाइज्ड फ्यूचर प्राइस। रिवाइज्ड फ्यूचर प्राइस क्या होगी मेरी, रिवाइज्ड फ्यूचर प्राइस हो जाएगी 4500 इनटू, ठीक है, 9 - 6 इंटू 1/100 इंटू 1/12। ऐसा कर देंगे, क्योंकि मेरे पास ई की वैल्यू नहीं है। तो ये क्या किया, 12 महीने का 3%, तो 1 महीने का कितना, ठीक है, तो 0.25% आ जाएगा ये। तो 0.25% है, तो करो 4500 प्लस 0.25%, कितना वैल्यू आ रहा है हमारा 4511.25। ये हमारी फ्यूचर्स की वैल्यू आ गई। इसको अगर 4500 के हिसाब से कर दे तो गलत होगा, समझ लो क्यों गलत होगा,
बिकॉज ये 4500 इंडेक्स इंडेक्स, अगर फ्यूचर्स टर्न आउट टू बी 4500 बोलते तो सही होता, पर इंडेक्स की वैल्यू 4500 हुई, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स? स्पॉट प्लस कैरिंग कॉस्ट माइनस डिविडेंड। कैरिंग कॉस्ट कितना है? 9%। डिविडेंड यील्ड कितना है? 6%। इफेक्टिव कैरिंग कॉस्ट कितना हुआ? 3%। 3% 12 महीने का है, तो एक महीने का कितना हुआ? 0.25%। तो 4500 प्लस 0.25% कितना बैठेगा? 4511.25। मैंने कितने पे शॉर्ट किया था फ्यूचर्स को? 5050 पे। अभी वैल्यू हो कितनी गई है? 4511.25। मेरा इनहेरेंट अजम्पशन है कि फेयर वैल्यू पे ही ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर्स, बिकॉज और कुछ इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों? मैं करूंगा यहां पे 5050 माइनस 4511.25 इनटू कितने कॉन्ट्रैक्ट्स? 50। ठीक है, एक का लॉट 50 है, और ऐसे कितने कॉन्ट्रैक्ट लिए मैंने? 6 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 300 यूनिट हो गई ना मेरे पास। एक यूनिट पे इतना गेन होगा, तो 300 पे कितना होगा? निकाल लो, कितना आ जाएगा हमारा? 538.75 इंटू 300 कर दीजिए, कितना आएगा? 1,61,625 रुपीज का गेन होना चाहिए। दिस शुड बी द आइडियल सोल्यूशन फॉर दिस। ये मेरा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। दिस इज ब्यूटीफुल पॉइंट, याद रखे, बिकॉज दिस इंडेक्स इज 45 इन 3 मंथ्स। दो गड़बड़ी है, एक इंडेक्स का वैल्यू दिया हुआ है और एक 4 मंथ्स नहीं दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स दिया है, मतलब 1 मंथ स्टिल टू एक्सपायरी है। तो 9% का रिस्क फ्री रेट, 6% का यील्ड, मतलब 3% इफेक्टिव रेट हो गया। 12 महीने का 3%, तो एक महीने का कितना हो गया? 0.25%। मतलब मुझे 4500 पे 0.25% ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मेरे को क्या मिलेगी? फ्यूचर्स प्राइस मिलेगी। तो 4511.25 उस वैल्यू से निकालेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। दिस इज हाउ वी मस्ट एंड वी शुड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। एंड हमें सेकेंड पार्ट पूछा हुआ क्या है? देखो, सेकेंड पार्ट हमें बोला हुआ है द गेन ऑन शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन। तो मैंने कितने? 6 कॉन्ट्रैक्ट इंटू 50, 300 यूनिट शॉर्ट किए थे। एक यूनिट कितने पे शॉर्ट किया था? 5050। वैल्यू हो कितनी गई है? 4511.25। तो मुझे जो लॉस हुआ है उस वैल्यू को मुझे निकालना पड़ेगा। वेरी नाइस क्वेश्चन, एंड इसलिए मैंने बोला कि अच्छा पूछेंगे तो हेजिंग में से पूछेंगे, चैप्टर में से, बिकॉज ये अगेन व्हाट इज डिफिकल्ट हियर इज नॉट हाउ टू कैलकुलेट बट टू नो हाउ द कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स। हैड दे गिवन डायरेक्टली कि फ्यूचर्स प्राइस ही 4600 हो गई है, तो आप 5050 4600 का डिफरेंस निकाल के छुट्टे हो जाते। बट हियर दे हैव गिवन इंडेक्स वैल्यू, देन वी मस्ट कैलकुलेट फ्यूचर्स प्राइस। फिर जितने पे शॉर्ट किया था, मतलब 5050 पे बेचा, 4511.25 पे खरीदा, तो डिफरेंस आपकी वैल्यू होके आपका आंसर बन जाएगा। ये आपका कैलकुलेशन बनना चाहिए, ठीक है, फॉर दिस पार्ट, लाइक हाउ टू वर्क। अगेन इसमें एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है। अभी अगर आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर परफेक्ट एज। इतनी देर पहले मैं वैल्यू बोल रहा था, अब मैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बोल रहा हूं। तो वो कैसे आएगा? बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इनटू पोर्टफोलियो वैल्यू अपॉन इंडेक्स फ्यूचर्स प्राइस, ठीक है, इनटू लॉट साइज फॉर परफेक्ट हेज यूजिंग इंडेक्स फ्यूचर्स। ठीक है, और यहां पे एक और चीज लिख रहा हूं मैं, सेकंड। सेकंड क्या है? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर परफेक्ट हेज यूजिंग व्हाट? स्टॉक फ्यूचर्स। स्टॉक फ्यूचर्स, तो वो क्या आ जाएगा? स्टॉक फ्यूचर्स में क्या बीटा आएगा क्या? बताइए। नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? स्टॉक वैल्यू, क्योंकि पोर्टफोलियो में तो वो यूज ही नहीं कर सकता हूं, स्टॉक वैल्यू अपॉन क्या हो जाएगा? इंडेक्स। इंडेक्स की जगह क्या हो जाएगा? स्टॉक फ्यूचर वैल्यू इनटू लॉट साइज। यहां पे बीटा क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज हम लोग स्टॉक फ्यूचर्स यूज करें। यहां पे बीटा क्यों आ रहा है? बिकॉज ये आ रहा है, इसलिए।
बिकॉज बीटा सिग्निफाइज कितना इफेक्टिव चेंज आ रहा है इंडेक्स के कंपैरिजन में, इसलिए। ठीक है, पर अगेन रट्टा ना मारे, याद ना करे, समझने की कोशिश करे कि क्यों बीटा लिया है। बिकॉज मेरे पास इंडेक्स फ्यूचर्स अवेलेबल, तो इधर इंडेक्स मार्केट 10% से गिरेगा तो इंडेक्स फ्यूचर 10% से ही गिरेंगे, पर जो हमारा पोर्टफोलियो है वो तो बीटा के हिसाब से गिरेगा, इसलिए फिर फ्यूचर्स पोजीशन में थोड़े ज्यादा पोजीशन या थोड़ी कम पोजीशन डिपेंडिंग ऑन बीटा मुझे लेना चाहिए। पर स्टॉक में क्या होगा, स्टॉक 10% से गिरेगा तो स्टॉक फ्यूचर 10% से ही गिरेगा, तो उधर तो ऑलरेडी हेज्ड है, तो बीटा काहे ले भैया। तो पोर्टफोलियो वैल्यू अपॉन स्टॉक फ्यूचर वैल्यू इनटू लॉट साइज, दैट इज हाउ यू विल कैलकुलेट। ठीक है, सो ये आपका हेजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट जंक्चर है। ठीक है, विच वी मस्ट कैलकुलेट। ठीक है, और लुक फॉरवर्ड वैसा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखो क्या आया है यहां पे, अ म्यूचुअल फंड इज होल्डिंग द फॉलोइंग एसेट्स इन करोड्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन डाइवर्सिफाइड इक्विटी शेयर्स 90 करोड़, कैश एंड बैंक बैलेंस 10 करोड़, टोटल कितना हो गया 100 करोड़। द बीटा ऑफ इक्विटी शेयर पोर्टफोलियो इज 1.1, द इंडेक्स फ्यूचर इज सेलिंग एट 4300 लेवल. The fund manager apprehends that index will fall at the most by 10%. How many index futures he should short for perfect hedging? One index future consists of 50 units. Substantiate your answer assuming fund manager's apprehension will materialize. ये substantiate your answer last वाला मतलब prove करो कि तुमने सही किया है, prove करो तुमने सही किया है। तो इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं दोनों बताऊंगा। यहां पे ये लाइन पे कोर फोकस करिए, मे बी मार्क करिए इसको, द बीटा ऑफ द इक्विटी शेयर्स पोर्टफोलियो, मतलब हमें इसका ही बीटा दिया हुआ है सिर्फ। ये 90 करोड़ का बीटा 1.1 है। बीटा ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो वर्ड देते तो उसमें कैश भी आ गया, क्योंकि कैश का बीटा पता है कितना होता है 0। कैश का बीटा कितना होता है 0, तो कैश में तो कोई चेंज ही नहीं आता। तो या तो पहले हम वेटेड एवरेज बीटा निकाल लें, या फिर हम इक्विटी वाले बीटा को लेंगे अगर, तो इक्विटी की वैल्यू ही लो, क्योंकि चेंज तो वैसे भी इक्विटी में ही आना है। अगर मार्केट गिरता है तो कैश में तो वैसे भी कुछ चेंज नहीं आना, मार्केट बढ़ता है तो भी चेंज नहीं आना, तो मुझे मार्केट के हिसाब से इक्विटी में ही चेंज आएगा। आई होप आपको पता चल रहा है। तो बस जस्ट चेक कि if this is equity shares portfolio, what I'll use is number of contracts. लोग तो रट्टा करके एक बार वैल्यू ढूंढ लेते पर समझते वापस। 90 करोड़ के शेयर्स है, वो 1.1 टाइम्स चेंज होंगे, मतलब हमें इतनी टोटल वैल्यू करनी है। ठीक है, क्योंकि मुझे 0 करना है बीटा को। ठीक है, अपॉन यहां पे इंडेक्स फ्यूचर्स ही बोल दिया सीधा। अगर इंडेक्स वैल्यू बोला हुआ होता तो हमें फ्यूचर्स वैल्यू ढूंढनी पड़ती, जस्ट लाइक हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। 5000 की जगह 5050, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू दे रखा था 5000, तो हमने 4 महीने के हिसाब से फ्यूचर्स वैल्यू निकाली। यहां पे फ्यूचर्स वैल्यू दी हुई है कि इंडेक्स वैल्यू दी हुई है, फ्यूचर्स वैल्यू ही दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 4300 इंटू 50 यूनिट्स, तो ये हो जाएगा 90 करोड़ इंटू 1.1 अपॉन 4300 इंटू 50। चेक कर लीजिए कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे। 4604, तो 4605 ही ले ले, अप्रोक्सीमेट लिख देंगे यहां पे 4605 कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसा करने से हम क्या हो गए, परफेक्ट हेज हो गए। अगर हाफ हेज करना होता तो इसके आधे ले लेंगे, क्योंकि ऐसा करने से बीटा 0 हो गया है। सर आप वो दूसरा क्या बोल रहे थे कि टोटल बीटा निकाल के भी कर सकते हैं, तो भी सेम आंसर आएगा। बताता हूं कैसे। फिर हम क्या करेंगे, 0.9 इंटू 1.1 और 0.1 इंटू 0, ये क्या किया है मैंने, 0.99 और 0, ये मैंने बीटा ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो निकाल लिया। याद करना मेरा डायलॉग हमेशा, गधा गधा घोड़ा घोड़ा। इधर इक्विटी शेयर्स का वैल्यू लिया तो उसका पोर्टफोलियो ले रहे हैं।
उसका बीटा ले रहे हैं। यहां पे टोटल 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ इंटू 0.99 अपॉन 4300 इंटू 50, नीचे वाले में तो कोई चेंज आया ना, नीचे करो ना, 90 करोड़ इंटू 1.1 99 करोड़, 100 करोड़ इंटू 0.99 99 करोड़। सब कान ऐसे पकड़ो कैसे पकड़ो, एक ही बात है, मैं तो बोल ही रहा हूं एक ही बात है। लेकिन लोग क्या गड़बड़ कर देते हैं, वो 100 पे 1.1 ले लेंगे, वो गलत है, क्योंकि यहाँ इक्विटी शेयर्स पोर्टफोलियो दे दिया है। तो अगर इक्विटी शेयर्स है मतलब ये सिर्फ 90 करोड़ का बीटा ही है। अगर द बीटा ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो दिया होता तो मैं 100 करोड़ को 1.1 से मल्टीप्लाई करता। रुको, अभी तक सम खत्म नहीं हुआ है। पहले तो हाउ मेनी फ्यूचर्स विल बी शॉर्टेड, तो 4605 कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने शॉर्ट किए। अब सब्सटैंशिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा, लेट मार्केट इंक्रीज बाय 10%। ठीक है, अच्छा गिरने को ही बोला हुआ है, सॉरी। ठीक है, लेट मार्केट फॉल बाय 10%। लेट मार्केट फॉल बाय 10%, तो इसमें क्या होगा, दो जगह पोजीशन में चेंज आएगा। एक तो क्या आएगा, चेंज इन फोलियो, दूसरा चेंज इन फ्यूचर्स। मार्केट अगर 10% से फॉल हुआ तो क्या होगा, करो 4605 इंटू 4300 इंटू 50 इंटू 10%। क्योंकि मार्केट 10% से गिरा तो फ्यूचर्स तो इंडेक्स के ही है, तो उसपे भी 10% से गिरेगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट इतने का है, मेरे पास 4605 कॉन्ट्रैक्ट है, तो दिस वैल्यू इंटू 4605 इंटू 10%, बताओ कितने का गेन होगा। गेन 9 करोड़ 19 lakhs 90 lakhs 7500। ठीक है, 9 करोड़ 90 लाख 7500 का गेन हुआ है, पॉजिटिव रहने देता हूं। और फोलियो में क्या होगा, 90 करोड़ के इक्विटी शेयर्स थे। ठीक है, 90 करोड़ इंटू 10% इंटू 1.1। क्यों 1.1 बोलिए, बिकॉज इक्विटी शेयर का बीटा 1.1 था। तो मार्केट अगर 10% से गिरा तो हमारा फोलियो तो 11% से गिरेगा। तो 90 करोड़ का 11%, करो 90 करोड़ का 11% कितना होगा, 9 करोड़ 90 लाख। इधर 9 करोड़ 90 लाख का क्या हुआ, लॉस, इधर 9 करोड़ 90 लाख का क्या हुआ, गेन। तो टोटल गेन कितने का हो गया, 7500, विच इज नेग्लिजिबल, क्योंकि हम वैसे भी थोड़ा सा ओवर एज थे। तो 100 करोड़ में 7500 इज नॉट इवन चना ममरा, बिकॉज 100 करोड़ का 1% विल बी 1 करोड़। ठीक है, तो 100 करोड़ का 0.1% विल बी 10 लाख। ठीक है, 100 करोड़ का 0.01% विल बी 1 लाख। 100 करोड़ का 0.001% विल बी 10,000, उससे भी कम है। दिस इज एज गुड एज परफेक्ट है जी। तो हमने सब्सटैंशिएट कर दिया क्या, यस। वैसे भी ये लोग तो क्या करते हैं, इन करोड़ ही लिख देते हैं। तो पहला वाला भी 9.9 करोड़ ही आएगा, ऊपर वाला भी 9.9 करोड़ ही आएगा, तो हो गए हेज्ड वैसा। ठीक है, इसको चेंज भी कर दे तो आपका वैसा ही बनता, वो वैल्यू बनेगा। और एक्यूरेटली करना है तो एक्चुअली वो 4605 है ना, उसको 4604 पॉइंट वैसा रहने देते तो एग्जैक्टली बैठता आपका। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, गधा गधा घोड़ा घोड़ा। हम लोग इक्विटी शेयर का पोर्टफोलियो तो 90 करोड़ ही लेंगे, टोटल पोर्टफोलियो है तो हमें टोटल वैल्यू लेना चाहिए टू वर्क थिंग्स अप। सो ये आपका बेसिस है टू ओवरऑल इवैल्यूएट द होल सीन। फिर नेक्स्ट क्या आता है आपका, एक और क्वेश्चन, अगेन ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, a trader is having its portfolio worth 85 lakhs at current price and cash 15 lakhs। 85 lakhs इक्विटी है, 15 लाख का क्या है, कैश। द बीटा ऑफ शेयर पोर्टफोलियो इज 1.6। ठीक है, आफ्टर 3 months द प्राइस ऑफ द शेयर्स ड्रॉप्ड बाय 3.2%। इतनी इन्फो दे दी है। पहले तो बोला करंट पोर्टफोलियो बीटा, सर वो तो 1.6 ही हो जाएगा ना करंट पोर्टफोलियो बीटा, क्या चेंज होगा, चेंज होगा, क्योंकि वो तो शेयर पोर्टफोलियो 1.6 है। तो हम क्या करेंगे, 85 lakhs, तो मैं यहां लिख दूंगा वेट इक्विटी
कैश, इक्विटी का वेट कितना 0.85, कैश का वेट कितना 0.15, क्योंकि टोटल आपका 100 लाख है, राइट। और इक्विटी का बीटा कितना 1.6 और कैश का बीटा कितना 0, तो हम करेंगे 0.15 इंटू 0, 0 आ जाएगा, और 0.85 इंटू 1.6 1.36। तो अब अगर हम देखें तो टोटल हमारा बीटा ऑफ द करंट पोर्टफोलियो बीटा कितना हो गया 1.36। बीटा यूनिटलेस होता है, परसेंटेज मत लिख देना प्लीज, परसेंटेज स्क्वायर भी मत लिख देना, रुपीस तो बिल्कुल ही मत लिख देना, ठीक है। इट इज यूनिटलेस, ठीक है, बिकॉज वो टाइम्स के टर्म्स में ही होता है ऑलरेडी। तो अगर इधर ओवरऑल रुपीस में है तो उसका इतना टाइम्स चेंज आएगा, ओवरऑल परसेंटेज में तो इसका इतना परसेंटेज टाइम्स आएगा, वैसा, ठीक है। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो बीटा आफ्टर 3 months if the trader on the current date goes for long position on 100 lakh निफ्टी फ्यूचर्स। पोर्टफोलियो बीटा मतलब नेट रेट ऑफ चेंज। अब इसमें वो पंगा आ जाएगा जो थोड़ी देर पहले बोल रहा था। एक्चुअली बहुत जगह ऐसा होता है कि ये लोग थोड़ा इग्नोर भी करते हैं और समझने वाले भी इग्नोर करते हैं, बताने वाले भी इग्नोर करते हैं कि अभी मैंने 100 लाख निफ्टी फ्यूचर्स लिया है पोजीशन, तो इस पे मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया है बहुत इंपॉर्टेंट है वो। मैं क्या मानता हूं जनरली कि 100 लाख पे कुछ मार्जिन भरा ही नहीं है, तो हमारा इन्वेस्टेड वैल्यू अभी भी कितना है, ऊपर का 100 लाख ही है। बट अगर मैंने पूरा पैसा भरा है तो अलग कहानी हो जाएगी। नॉर्मली फ्यूचर्स पे पूरा पैसा भरते नहीं है, ठीक है। और वैसे कई सारे ब्रोकर्स ये फैसिलिटी भी देते हैं कि हमारा ऑलरेडी बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है उधर, इसका मतलब मार्जिन उसी में से ही काम आ जाएगा। जैसे इधर मेरे पास 15 लाख कैश पड़ा है तो मेरे को अलग से मार्जिन भरने की जरूरत नहीं, बट ये सब मैं नहीं बताता तो भी काम चल ही जाता, आपको अवेयरनेस के हिसाब से बता रहा हूं सर, ठीक है। तो अब क्या होगा, अभी देखो पोर्टफोलियो बीटा आफ्टर 3 months, तो मेरे पास 3 कंपोनेंट हो गए, एक कैश कंपोनेंट, बोलिए, दूसरा क्या कंपोनेंट हो गया, इक्विटी शेयर्स कंपोनेंट, और तीसरा क्या कंपोनेंट हो गया अगर हम देखें तो तीसरा हो गया निफ्टी फ्यूचर्स कंपोनेंट। अभी आफ्टर 3 months द प्राइस ऑफ द शेयर्स ड्रॉप्ड बाय 3.2%, ठीक है। तो अगर शेयर्स 3.2% से गिरा तो मार्केट 2% से गिरा होगा, बस यही गड़बड़ मैक्सिमम लोग करते हैं। सर ये कहां से लाए आप, बिकॉज बीटा ऑफ द शेयर पोर्टफोलियो 1.6 दिया हुआ है, बोलिए, मतलब अगर मार्केट 1% से गिरेगा तो शेयर 1.6% से गिरेगा। अभी यहां पे 3.2% से गिरे हैं शेयर्स, बोलिए, तो अगर एक पे 1.6 है तो 3.2 पे ये कितना होगा 2% होगा। तो मार्केट 2% से गिरा है तो क्या करेंगे हम लोग, 100 लाख इंटू 2%। मैं क्या कर रहा हूं, लॉन्ग पे गया हूं ना मैं, देखो करंट डेट ट्रेडर गोज फॉर लॉन्ग पोजीशन ऑन निफ्टी फ्यूचर्स और मार्केट गिरा है, तो मैं लॉन्ग पे था और मार्केट गिरा है, तो फायदा होगा कि नुकसान होगा, नुकसान। कितने का, 2 लाख का लॉस नेगेटिव कर रहा हूं, बोलिए, ओके। और इक्विटी शेयर्स कंपोनेंट कितना था, इक्विटी शेयर कंपोनेंट 85 लाख, उस पे 3.2% का चेंज आया है, वो भी गिरा है मेरा, करो 85 लाख का 3.2% कितना होगा 2,72,000। और कैश तो सेम ही रहेगा ना मेरा, क्योंकि कैश कंपोनेंट पे कुछ नहीं होगा, गेन लॉस। तो टोटल मेरे को 4,72,000 का लॉस हुआ है, बोलिए। तो अगर मेरे को टोटल 4,72,000 का लॉस हुआ है तो अब मैं यहां पे देखो क्या कहानी होगी, 100 लाख का बेस लूंगा ऑन 472, तो 4.72% गिरा है मेरा पोर्टफोलियो, जबकि मार्केट कितना परसेंट गिरा है 2%। तो बीटा तो हमारा 1% पे होता है ना, तो 2% पे 4.72% गिरा है, तो 1% पे कितना गिरेगा
अगर हम देखें तो 2.36, पर यहां पे मैंने क्या अज्यूम किया है कि मेरा बेस क्या है 100 लाख। अगर मैं मेरा बेस 200 लाख ले लूंगा तो फिर ये चेंज हो जाएगी कहानी, मानते हुए कि पूरा पैसा भरा है मैंने 200 लाख पे 472 करो, 4,72,000 बाय 2 करोड़, करने की आवश्यकता नहीं था, ऊपर वाले का हाफ हो जाएगा, मैं तो देख रहा था खाली। तो 2.36% गिरा है ऑन 2% चेंज, तो 1% पे कितना हो जाएगा 1.18। नॉर्मली ये लोग ये वाला करते हैं 2.36 वाला। अज्यूमिंग क्या क्या अज्यूमिंग है, मेरे पास मार्जिन मनी पड़ा है क्या ऑलरेडी पहले से, बोलिए बोलो। तो मेरा मार्जिन मनी यूज हो गया, मतलब मैंने अलग से तो कुछ किया ही नहीं, तो अभी भी मेरा स्टार्टिंग पोजीशन तो कितना था 100 लाख। अगेन रूल बता रहा हूं, इट इज कॉमन सेंस, ठीक है। हाउ डू वी कैलकुलेट बीटा, इधर लिखता हूं, बीटा इज नथिंग बट चेंज इन पोर्टफोलियो वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन मार्केट। मेरे पोर्टफोलियो में कितना चेंज आया था बताओ, 4,72,000 ऑन 100 lakhs, मतलब कितना परसेंट हो गया 4.72% चेंज हो गया। और मार्केट में कितना चेंज आया था 2%, तो 4.72% विद रिस्पेक्ट टू 2% मतलब कितना हो गया 2.36। पर यही 4.72 अगर मैं 200 लाख का बेस ले लेता हूं तो कितना हो जाएगा ये 2.36% विद रिस्पेक्ट टू 2%, तो 1.18। एग्जाम में कंफ्यूजन हो दोनों का रहना, एक तो राइट ही है। वैसे मैं नोट मार के क्या लिखूंगा कि ये 15 लाख में से मैं मार्जिन यूज कर रहा हूं, तो 200 लाख लेना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वैसे भी इतना बड़ा अगर पोर्टफोलियो है तो मार्क टू मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कुछ नुकसान भी होगा तो इनमें से बेच के इधर यूज करता रहेगा। तो मेरा बेस अभी भी 100 लाख ही है, तो 100 लाख पे 4.72 मतलब 4.72%, तो 2% पे 4.72%, तो 1% पे कितना होगा 2.36। गुड क्वेश्चन, इसमें मैक्सिमम लोग यहां गड़बड़ करते हैं। द बीटा ऑफ शेयर पोर्टफोलियो इज 1.36 एंड प्राइस ऑफ शेयर्स ड्रॉप बाय 3.2%। तो शेयर्स 3.2% से गिरे विद 1.6 बीटा, तो 1.6 बीटा पे ये 3.2% है। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल हमारा मार्केट कितना होगा 2% गिरा होगा, क्योंकि 2 इंटू 1.6 विल बी 3.2%। तो मार्केट को 2% से गिराना है, ये अमाउंट या ये चीज आपको भूल नहीं जानी। एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट, दिस इज गोइंग टू बी डैम परफेक्ट। तो फ्यूचर्स हेजिंग में ये ध्यान रखना है। कहानी आपको चाहे नोट डाउन करना है तो कर सकते हो, क्या नोट डाउन करोगे कि चेक इन द क्वेश्चन के बीटा किसका दिया हुआ है, ऑल्सो चेक इन द क्वेश्चन के प्राइस ऑफ मार्केट गिरा है या प्राइस ऑफ शेयर्स गिरा है। शेयर्स 3.2 से गिरा है तो मार्केट तो कम से गिरा होगा, बिकॉज 2% इंटू 1.6 विल बी 3.2%, इसलिए सो वो वैल्यू आपको ध्यान में रखना है। फिर से बता रहा हूं मैं, पहले मैंने ओवरऑल बीटा निकाला, ठीक है, विच वॉज 1.36, ये बोला हुआ इसलिए निकाला। अब क्या किया, हमारा कैश कंपोनेंट पे कोई चेंज नहीं, सिर्फ इक्विटी शेयर कंपोनेंट पे 3.2% का चेंज और मार्केट पे 2% का चेंज, तो टोटल लॉस 4,72,000। 100 लाख पे 4,72,000 मतलब 4.72% हो गया। मार्केट में जब 2% का चेंज आया तो मेरे पोर्टफोलियो में 4.72% का चेंज आया, इसका मतलब कि 1% पे कितना होगा 2.36, तो माई बीटा इज 2.36। डन। नेक्स्ट, हाँ, अगर ऊपर ऐसा बोला हुआ होता कि आफ्टर 3 months द प्राइस ऑफ द पोर्टफोलियो ड्रॉप्ड बाय 3.2%, तो 3.2%, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू 1.36 चेंज आता। हाँ, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। राम बाइज 10,000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड at a price of 22 per share, whose beta value is 1.5, and sells 5,000 shares of A Limited at a price of 40 per share, having beta value of 2। लिख देते हैं भैया, X Limited, Y Limited, कितने शेयर्स 10,000 शेयर्स, ठीक है, और 5,000 शेयर्स, ठीक है,
फिर MPS व्हेन एवर इन डाउट राइट 22 और 40। फिर पोजीशन क्या हो जाएगा, बाइज सेल्स, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा हमारा बीटा, कितना है बीटा हमारा, बीटा इज 1.5 एंड 2। फिर क्या बोला भाई, ही ऑब्टेन्स अ कंप्लीट हेज बाय निफ्टी फ्यूचर्स एट ₹1000 ईच। ही क्लोजेस आउट हिज पोजीशन at the closing price of the next day when the shares of X Limited dropped by 2%, shares of A Limited appreciated by 3%, and Nifty futures dropped by 1.5%. What is the overall profit or loss? अब अगर कंप्लीट हेज किया है तो कितने का निफ्टी लेगा वो देखेगा वो। तो उसके लिए पहले आपको नेट पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी। अब यहां अच्छी चीज क्या है, एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है, बोलिए। ओके, तो जिसपे हम इंडिविजुअल देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस पे अगर हम देखें तो वो क्या करेगा, 10,000 इंटू 22 इंटू 1.5, ठीक है। ये वैल्यू ऑफ द स्टॉक इंटू बीटा टाइम्स कितना हो जाएगा, 3,30,000। वो क्या करेगा, निफ्टी शॉर्ट करेगा यहां पे, बोलिए। ओके, और इधर क्या हो जाएगा, 5,000 इंटू 40 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा अगर देखे तो 4 लाख। 4 लाख का इधर निफ्टी क्या करेगा, वो लॉन्ग करेगा। तो नेट निफ्टी वो कितना करेगा, 70,000 लॉन्ग करेगा। ऐसा नहीं कि दोनों ले लेगा, अननेसेसरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्यों करना है, बोले ओह इधर निफ्टी लो, अरे इधर बेच दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि निफ्टी ही शॉर्ट कर रहा है, निफ्टी लॉन्ग कर रहा है, तो नेट 70,000 लॉन्ग कर देगा वो। अब क्या हुआ है अगले दिन, देखो अगले दिन ये हुआ, मैं यहां पे लिख रहा हूं अभी, XY निफ्टी, ठीक है, पोजीशन लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग, ठीक है। वैल्यू कितना, इधर है 330, इधर है 4 लाख, इधर है 70,000, बराबर है, ठीक है। ये लॉन्ग था 330, नहीं 330 नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ की गड़बड़ की गड़बड़ की, ठीक है। 220, 2 लाख और इधर 70,000 ही है, ठीक है। अब अगले दिन क्या हुआ, ठीक है, अगले दिन ये हुआ कि शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड ड्रॉप बाय 2%, सीधा बोल ही दिया है 2%, मार्केट फार्केट कुछ नहीं बोला, तो बीटा का कोई लेन देन नहीं है यहाँ पे। तो 220 का 2% करो, 220 का 2% कितना आएगा, 4,400 नेगेटिव। क्योंकि देखो मैं क्या था, लॉन्ग, और प्राइस क्या हुआ है, गिरा है। नेक्स्ट, शेयर ऑफ ए लिमिटेड अप्रिशिएटेड बाय 3%, तो अच्छा एक एक्स है और एक ए है, ठीक है। तो 2 लाख का 3% कितना हो जाएगा, 6,000। बट ये भी लॉस होगा, क्यों लॉस होगा ये भी, बिकॉज हमने क्या किया था पहले, सेल, और अब शेयर्स क्या हो गए हैं, अप्रिशिएट, ठीक है। हमने जो सोचा था उसका उल्टा हो रहा है, अस भाई अस, ठीक है। और फिर 70,000 में क्या हो रहा है, अगेन 1.5% का ड्रॉप आया है, तो 70,000 का 1.5% कितना हो जाएगा, 1050। ये भी लॉस हुआ है हम लोगों को। तो टोटल लॉस कितना हुआ है अगर हम देखें तो 11,450 का टोटल लॉस हुआ है। इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि निफ्टी कितना लोगे। हालांकि आप वो 3,30,000 लेते और 4 लाख लेते तो भी आंसर तो यही आता, बिकॉज 330 पे 1.5% के हिसाब से आपको फायदा होता और 4 लाख पे 1.5% के हिसाब से नुकसान होता, तो नेट उसका भी 1050 ही आना होता। तो इस तरीके से हम लोगों को ध्यान में रखना है। मैंने निफ्टी में क्या किया, बीटा टाइम्स पोजीशन ली है। वापस बेसिक पे जाए तो क्या हो रहा है, शेयर है अगर तो बीटा टाइम्स द वैल्यू ऑफ द शेयर में पोजीशन लूंगा। तो वैल्यू थी 220, 1.5 अपोजिट पोजीशन, ये लॉन्ग था तो निफ्टी में शॉर्ट होगा, ठीक है। यहाँ शॉर्ट था तो इधर लॉन्ग होगा, तो नेट 70,000 लॉन्ग किया, उस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा
अगेन अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन दैट माइट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे इसको. ओके, चलिए और आगे चलते हैं. और थोड़े बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी ये. ठीक है, अगर 6 नंबर 8 नंबर में बनेंगे तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे. डिटेल्स अबाउट पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स ऑफ एन इन्वेस्टर इज एज बिलो. देखो 3 तरह के शेयर्स है, ए बी सी. अभी एक भी क्वेश्चन पोर्टफोलियो बीटा को रिड्यूस करने वाला नहीं आया है. ठीक है, दिस इज दैट क्वेश्चन. ठीक है, ए के नंबर ऑफ लाख शेयर्स दे रखे अपने को. कितने दे रखे नंबर ऑफ लाख शेयर्स? ए के 3 लाख, बी के 4 लाख, सी के 2 लाख. प्राइस पर शेयर दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है. द इन्वेस्टर थिंक्स दैट द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इज वेरी हाई and wants to reduce the portfolio beta to 0.91. He is considering two below mentioned alternative strategies. दो strategies देख रहे हैं. पहला, dispose of a part of his existing portfolio to acquire risk free securities. existing को बेच ही दो और RF कर दो. RF का बीटा कितना होगा? 0. and take appropriate position on Nifty futures which are currently being traded at 8125 and each Nifty point is worth rupees 200. ठीक है, ये दिया हुआ है. अब you are required to determine portfolio beta, value of risk-free securities to be acquired, number of shares of each company to be disposed of, the number of Nifty contracts to be bought or sold, and the value of the portfolio beta for 2% rise in the Nifty. The value of the portfolio beta for 2% rise in the Nifty. बहुत गलत लैंग्वेज है. वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बीटा कुछ नहीं होता है. ठीक है, रिवाइज्ड पोर्टफोलियो बीटा. ठीक है, ऐसा होना चाहिए या ऐसा कुछ पुटअप करना चाहिए था, बट ठीक है. द इम्पैक्ट सब्सटैंशिएट, आई थिंक पूछ वही रहे हैं. ठीक है, तो करो कैलसी लो सबसे पहले. ठीक है, क्या करेंगे? पोर्टफोलियो बीटा ढूंढने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हाउ डू वी कैलकुलेट बीटा? वेट्स इंटू बीटा करेंगे हम लोग. करो 3 लाख इंटू 500. करो 3 लाख इंटू 500. कितना आएगा 3 लाख इंटू 500? ठीक है, 1500 लाख. बिकॉज 500 रुपए है और 3 लाख है तो कितना बन जाएगा? 1500 लाख. ठीक है, फिर करो 750 इंटू 4 लाख, 3000 लाख. फिर कर दो 250 इंटू 2 लाख, 500 लाख. क्या टोटल वैल्यू मिल जाएगी इससे हम लोगों को? हाँ, करो 1500 प्लस 3000, 4500 प्लस 500, 5000 लाख आ जाएगा इधर. बोलिए.
तो इससे क्या वेट्स मिल जाएंगे मुझे? जी सर। कितना वेट है यहाँ पे? इधर वेट है 0.3, इधर वेट है 0.6, इधर वेट है 0.1। दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। ठीक है, बेसिक्स किए हुए हैं, इतना पता होना चाहिए। अभी वेट इनटू बीटा करो, 0.3 इंटू 1.4 0.42, 0.6 इंटू 1.2 0.72, 1.6 इंटू 0.1 0.16। तो कितना आ जाएगा ये? 1.3। व्हाट इज दिस 1.3? पोर्टफोलियो बीटा। ये तो हो गया हमारा। बोलिए। ओके, अभी पहला पार्ट क्या है? डिस्पोज ऑफ अ पार्ट ऑफ हिज एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो टू अक्वायर द रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। मतलब अब क्या होगा? उसके पोर्टफोलियो में ए होगा, बी होगा, सी होगा और आरएफ भी होगा। बहुत बढ़िया। और ये टोटल वैल्यू इसकी अभी भी कितनी होगी? 1500, क्योंकि आरएफ में कुछ इन्वेस्टमेंट होगा। 5,000 है क्या? सॉरी, 5,000 लाख। 1500 तो फर्स्ट का ही था। 5,000। तो इसका बहुत डायरेक्ट तरीका, आरएफ का तो बीटा 0 होता है ना, तो हम ऐसा करेंगे। वैसे तो आपको डायरेक्ट पता हो जाना चाहिए, थंब रूल भी बता दूंगा, बट हमें 0.91 करना है। तो वेटेज ऑफ एग्जिस्टिंग पीएफ इंटू 1.3 प्लस 1 माइनस वेटेज ऑफ एग्जिस्टिंग पीएफ, इसको x ले लू मैं, तो 1 माइनस एक्स इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0.91। तो 1.3x प्लस वॉट 0 इक्वल टू 0.91। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.91 डिवाइडेड बाय 1.3। कैलसी का शर्मिंदा ना करे, ठीक है। 13 7 91 होता है, तो कितना आ जाएगा? 0.7। मतलब हमें एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को 70% कर देना है, क्योंकि 30% हम किस में इन्वेस्ट करेंगे? रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे। इसको डायरेक्ट कैसे करना है सर? 0.91 और 1.3 का रेशियो ले लेने का। तो 0.7 आया, मतलब एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में। या फिर दूसरा तरीका, कितने से रिड्यूस करना है? करो 1.3 माइनस 0.91 डिवाइडेड बाय 1.3, तो 0.3 आएगा, मतलब 30%। तो 30% रिस्क फ्री में लेना होगा। तो अगर 33% रिस्क फ्री में लेना होगा, मतलब इधर 1500 लाख आएगा। बोलिए। और इन सब में क्या करेंगे? 30% बेच दूंगा मैं, सब में प्रोपोर्शनेट, तभी तो वेटेज सेम रहेगा ना। बिकॉज अगर इनका आपस में वेटेज छेड़ा तो पोर्टफोलियो का वेटेज चेंज हो जाएगा, तो फिर तो कहानी बदल जाएगी। इसलिए ये 1500 लाख है, ठीक है, मतलब ये प्रोपोर्शन बदला तो आपस का प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए इनका। तो ये कितना हो जाएगा? 1050 लाख। ये कितना हो जाएगा? 2100 लाख। और ये कितना हो जाएगा? 350 लाख। सर कैसे लाए? हर एक का 30-30% उड़ा दिया। 1500 लाख का माइनस 30%, ये 3000 लाख का माइनस 30%, ये। और अब देखो इधर बेचा कितना? 450, इधर 900, इधर 150। टोटल लगाओगे इसका तो कितना हो जाएगा? 1500। तो द वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज टू बी अक्वायर्ड 1500 लाख। 1500 lakhs. And the number of shares of each company to be disposed of. तो क्या करेंगे? 30% शेयर्स डिस्पोज करेंगे, तो 3 लाख का 30% कितना हो जाएगा? 0.9। 4 लाख का 30% कितना हो जाएगा? 1.2। 2 लाख का 30% कितना हो जाएगा? 0.6। तो यहां पे लिखना होगा, तो मैं इधर बाजू में लिख रहा हूं बच्चों, देखो। What I'll write here is 1500 लाख है, तो ये ए कितना? 90,000 डिस्पोज कर देंगे। बी कितना? अगर देखें तो 1,20,000 शेयर्स डिस्पोज कर देंगे। और सी कितना? 60,000 शेयर्स डिस्पोज कर देंगे। दैट्स इट। इस तरीके से वर्क करेंगे। तो इतना डिफिकल्ट नहीं। अब लोग बहुत सोचते अरे रिस्क फ्री सिक्योरिटी, कुछ नहीं, रिस्क फ्री इज बीटा 0। तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का बीटा 1.3 है। 1.3 इंटू एक्स टाइम्स प्लस 0 इंटू बाकी का, तो वो तो 0 ही होगा। तो 1.3x इक्वल टू 0.91,
तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 70, मतलब एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को 70% कर दो, मतलब 30% बेच दो। तो 1500 लाख, 5000 लाख का 30% कितना होगा 1500 लाख, उतने का आरएफ खरीद लोगे, आपका काम बन जाएगा बेच के। ये बहुत अच्छा है कि डिस्पोज अ पार्ट ऑफ, क्योंकि ऐसा ही एक और क्वेश्चन बन सकता है कि हमने ये तो एज इट इज ही रखा और एडिशनल नई सिक्योरिटीज खरीद लेंगे, तो उस केस में क्या करेंगे पता है, करो 1.3 मतलब 5000 डिवाइडेड बाय 0.7, 7142 माइनस 5000, उस केस में 2142 की आरएफ खरीदेंगे अगर इनको नहीं बेचना है तो। पर बहुत क्लियरली क्वेश्चन में बोल रखा है क्या, डिस्पोज ऑफ अ पार्ट ऑफ हिज एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो टू अक्वायर आरएफ, मतलब एग्जिस्टिंग बेच के नया खरीदेंगे। तो 70% करेंगे तो 30-30% बेच देंगे, तो सब 30-30% बेच दो भैया। ये फर्स्ट पोर्शन हो गया हमारा। सेकेंड पोर्शन क्या होगा, द नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी बॉट और सोल्ड। द नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी बॉट और सोल्ड, याद करो थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, क्या हो जाएगा बेसिकली, न्यू बीटा माइनस एग्जिस्टिंग बीटा इनटू पोर्टफोलियो वैल्यू अपॉन निफ्टी फ्यूचर्स या इंडेक्स फ्यूचर्स इनटू लॉट साइज। ऐसा कहानी बैठेगा हमारा। न्यू बीटा कितना चाहिए 0.91, एग्जिस्टिंग बीटा कितना है 1.30, ये नेगेटिव हो रहा है मतलब उल्टी पोजीशन लेंगे, अगर ये पॉजिटिव होता तो हम लोग बढ़ाई हुई पोजीशन लेते। सो ये हमें करना है इनटू व्हाट इज पोर्टफोलियो वैल्यू बताइए 5000 लैक्स अपॉन ये क्या हो जाएगा लॉट साइज 8125 इंटू 200। पूरा लंबा लंबा लिखना पड़ेगा इसको क्योंकि 1 लाख में एक नॉर्मल में है, तो करो 0.39 इंटू 5000 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाय 8125 इंटू 200, निकाल लीजिए वैल्यू कितना आ रहा है 120। राउंड नंबर आ रहा है कि राउंड ऑफ करके बता रहे हो, होल नंबर आ रहा है कि राउंड ऑफ कर रहे हो, होल नंबर। तो 120 कॉन्ट्रैक्ट्स शुड बी द वैल्यू। सो बीटा रिडक्शन फॉर्मूला यहाँ पे कुछ थोड़ी देर पहले हमने लिखे थे, ठीक है, उस पे वहां पे ये एक और फॉर्मूला आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा यहाँ पे परफेक्ट हेज था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर रिडक्शन इन बीटा, जिसका दूसरा नाम क्या है पार्शियल हेज। ये क्या हो जाएगा टारगेट बीटा, लोग तो रट्टा ही करते हैं इसको, समझते नहीं है। टारगेट बीटा माइनस एग्जिस्टिंग बीटा इनटू पोर्टफोलियो वैल्यू अपॉन इंडेक्स फ्यूचर्स, ठीक है, इनटू लॉट साइज, ठीक है। ये अपने आप नेगेटिव बन जाएगा तो वैल्यू आपकी रिक्रिएट हो जाएगी, वैसा उस बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये आपको इसी संदर्भ में दे रखी है कहानी इस तरीके से। सो द नंबर ऑफ बीटा लिख लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। द नंबर ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स टू बी बॉट और सोल्ड ये रहा, ठीक है। न्यू बीटा कितना है 0.91, एग्जिस्टिंग कितना है 1.3 इंटू 5000 लाख अपॉन 8125 इंटू 200। एंड देन आ जाता है हमारा लास्ट पॉइंट, क्या आ जाता है द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बीटा फॉर 2% राइज इन द निफ्टी। सॉल्व करेंगे इसको इधर कि क्या बनेगा ये यहाँ पे, आई जस्ट गेट इट सॉल्व यहाँ पे। द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बीटा फॉर 2% राइज इन निफ्टी, तो 8125 इंटू 2% इंटू 200 इंटू 120, 200 क्या है लॉट साइज, 8125 क्या है वैल्यू, 2% क्या है इंक्रीज, 120 क्या है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। करो लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है 39 लाख। ये गेन होगा कि लॉस होगा हमारा, बोलिए लॉस। क्यों लॉस आया बोलिए, निफ्टी 2% से राइज हुआ
और हमने ये 120 कॉन्ट्रैक्ट्स क्या किए थे, शॉर्ट किए थे। अच्छा, और एग्जिस्टिंग में क्या था मेरे पास, 5,000 लाख का पोर्टफोलियो था। सर 3,500 लाख का ही तो था ना। आरएफ, आरएफ की सिचुएशन अलग थी। वो फर्स्ट केस था कि या तो आरएफ अक्वायर करोगे या फिर क्या करोगे, निफ्टी फ्यूचर्स। तो 5,000 लाख का पोर्टफोलियो, निफ्टी 2% से चेंज हुआ है, हमारा बीटा 1.3 था, ए बी सी का, या 0.91 था। 0.91 तो होने के बाद हो जाएगा, वो तो हमें मैच करके बताना है, सब्सटैंशिएट करके, वो तो हमें मैच करना है। 0.91 तो निफ्टी को ऐड करने के बाद हो गया। निफ्टी का तो मैंने अलग से गेन लॉस गिन लिया ना, गेन ऑब्लिक लॉस ऑन निफ्टी। तो 5,000 लाख के शेयर्स थे, वो तो एज इट इज ही पड़े हैं ना मेरे पास। ठीक है, अब निफ्टी अगर 2% से बढ़ा तो मेरे शेयर्स कितने से बड़े होंगे, या तो सबका इंडिविजुअली गिन लो, नहीं तो फिर आप टोटल भी गिन सकते हो। क्या गिन सकते हो, 5,000 इंटू 1.3 इंटू 2%। करो 5,000 लाख इंटू 1.3 इंटू 2%, कितना आ रहा है बताइए। 5,000 लाख इंटू 1.3 इंटू 2%, 1,30 लाख। ये गेन हो जाएगा हम लोगों को, हाँ के ना। तो टोटल गेन हम लोगों को कितना हो गया, 91 लाख का गेन हो गया हम लोगों को। बोलिए हमारा कितने करोड़ का पोर्टफोलियो था, वो देखते हैं। 5,000 लाख का पोर्टफोलियो था, 5,000 लाख पे 91 लाख का गेन हुआ है हम लोगों को। बोलिए, तो करो 91 लाख डिवाइडेड बाय 5,000 लाख, कितना परसेंटेज हुआ, 1.82% का चेंज हुआ है। कि निफ्टी में कितना परसेंट चेंज आया था, 2%। 2% पे 1.82%, मतलब 1% पे कितना होगा, 0.91 होगा। तो क्या हमारा पोर्टफोलियो बीटा उतना ही रहा है, हाँ। तो द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बीटा फॉर 2% राइज इन निफ्टी कितना होगा हमारा। अभी बहुत गंदी लैंग्वेज है, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बीटा कुछ नहीं होता एक्चुअली। या तो द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो पूछते, या द गेन लॉस पूछते, या सब्सटैंशिएट पूछते। तीनों कर दे रहा हूं मैं तो। ठीक है, गेन लॉस आ गया, ये रहा 91 लाख। ठीक है, सब्सटैंशिएट ये रहा, 2% पे 1.82%, तो 1% पे कितना, 0.91। ठीक है, सो पर 1% कितना चेंज आएगा, वो वैल्यू आया। ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, कि हम थोड़ा बेचे थोड़ा खरीदे, कितना क्या करें, वो पूरी कहानी इधर प्रॉपरली हमारी कवर हो गई। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो बीटा फॉर 2% राइज इन द निफ्टी। निफ्टी बढ़ा, फिर से बता रहा हूं, निफ्टी बढ़ा तो 8125 इंटू 2% इंटू 200 इंटू 120। व्हाट इज 200 लॉट, व्हाट इज 8125 वैल्यू। एक लॉट का 2% इंटू ऐसे 120 लॉट, 39 लाख का लॉस हो गया, क्योंकि मैंने निफ्टी शॉर्ट किया था। ठीक है, और 5,000 लाख पे 1.3 कॉमन बीटा था हमारा एबीसी का। तो एबीसी का 5,000 लाख 1.3 बीटा, 2% निफ्टी में चेंज आया, तो इनमें 2.6% का चेंज आएगा। 5,000 लाख का 2.6% कितना होता है, 1,30,00,000। 1,30,00,000 का गेन, 39 लाख का लॉस, तो टोटल गेन कितना आया हमारा, 91 लाख का। 91 लाख के हिसाब से हमारी वैल्यू निकल के बन जाएगी। ठीक है, एंड दैट इज हाउ वी मस्ट कैलकुलेट। सो ये हमारा 120 कॉन्ट्रैक्ट फोर्थ का आंसर हो जाएगा। बाकी के तो तीनों लिख ही दिए थे। और सब्सटैंशिएट योर आंसर में इस तरीके से सब्सटैंशिएट करेंगे। सर आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि 2% चेंज आया है, बीटा 1.4 है, तो पहले वाले में 2.8 का चेंज लाओ, दूसरे वाले में ये रहा ना बीटा इधर दिया हुआ है सबका इंडिविजुअल, वैसे निकाल के करते तो भी आंसर सेम ही आता, अलग नहीं आता। पर क्यों करना है, जब मेरे पास एवरेज बीटा 1.3 है, तो वाई टू टेक टेंशन, देन वी कुड हैव डायरेक्टली कैलकुलेटेड वैसा। दैट्स इट, ये आपका हेजिंग का पूरा मस्त कहानी हुआ। ठीक है, आई थिंक मेजॉरिटी वेराइटी ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव कवर्ड। ठीक है, 5-6 तरह के क्वेश्चंस है, सब लिए। इंडेक्स फ्यूचर्स क्या,
ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स क्या, परफेक्ट हेजिंग, कमोडिटीज कैसे आएगा, कुछ भी नया बने तो आ जाएगा। नवंबर 24 में इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा था रिवर्स, पोर्टफोलियो बीटा दे दिया था और एक स्टॉक के बीटा को मिसिंग कर दिया था। नवंबर 24 का ट्रेंड था कि 3 क्वेश्चन मिसिंग फिगर्स दे दिया, आंसर दे दिया, क्वेश्चन ढूंढो। तो उसमें क्या है, जैसे इसी क्वेश्चन में ऐसा दे दिया कि ए लिमिटेड का बीटा मिसिंग कर दिया और टोटल पोर्टफोलियो का बीटा 1.3 दे दिया, तो कर सकते हैं ना भाई, क्या ही करना है, ठीक है, वेटेज इंटू एक्स प्लस दूसरा प्लस तीसरा इक्वल टू 1.3, मिसिंग से रिवर्स में पहुंच जाएंगे। दैट्स हाउ वी विल कैलकुलेट। अगेन इंक्रीज करना हो तो सेम पोजीशन, डिक्रीज करना हो तो ऑपोजिट पोजीशन, ये वैल्यू ध्यान में रखना। सो दैट इज योर फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स का हेजिंग वाला सेगमेंट, ठीक है, क्वाइट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, विच कैन बी कवर्ड, जिसमें ये सेम सेगमेंट है। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम सिमिलर पैटर्न का है, ठीक है, मैं सिर्फ डिस्कस कर दे रहा हूं इसको, ठीक है, बिग क्वेश्चन बट सेम पैटर्न। पहला बोला हुआ है बेटा ऑफ हिज पोर्टफोलियो, क्या निकालेंगे बेटा ऑफ हिज पोर्टफोलियो में, सारे नंबर ऑफ शेयर्स और मार्केट प्राइस है, आई जस्ट ओरली डिस्कस। सो सारे नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट, ये वैल्यू भी दे ही रखी है, तो पहले टोटल लगाएंगे, ठीक है, आई थिंक दिस इज बीटा वैल्यू, दिस इज बीटा वैल्यू, तो बीटा है और यहां से हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम देखें तो वेटेज आ जाएगा, वेटेज इनटू बीटा से हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड आ जाएगा। द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग इन मे एंड जून। अब देखो इधर क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर इन्वेस्टर इज 20% पर एनम कॉन्टिन्यूअसली कंपाउंडेड। The investor fears that there is a fall in the price in the near future. Accordingly, he approaches you for advice to protect the interest of his portfolio. Current Nifty is 8500, 25 is the lot size, and futures for May are currently quoted at this and June are currently quoted at this. तो देखो अगर कोटेड वैल्यू दे दिया है तो थियोरेटिकल वैल्यू नहीं यूज करके कोटेड करेंगे फॉर हेजिंग, पर इस क्वेश्चन में इन्होंने थियोरेटिकल वैल्यू भी पूछ लिया है, तो कैसे करेंगे बच्चों, क्या है, हम अभी कहां पे है, आई थिंक ऊपर का पार्ट मिस हो गया, हम अभी डेट होगा फर्स्ट अप्रैल पे है, तो फर्स्ट अप्रैल पे है, तो थ्योरेटिकल वैल्यू मई में है, तो अप्रैल में 2 महीने हो गए और अप्रैल में जून, तो 3 महीने हो गए, बोलिए। तो हम क्या करेंगे फिर यहां पे देखो 20 ऐसा करेंगे, ऐसा देखो 8500 into E raised to 20 into T, T is how much 2/12, तो 20 into 2/12 करो, कितना आ जाएगा 8500 into E raised to 0.0333। अब क्या हमें E raised to 0.03 दिया हुआ है क्या, बोलिए यस, और E raised to 0.04 दिया हुआ है क्या, यस। फाइनल लेवल पे इंटरपोलेशन सिखाने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी बता दे रहा हूं कि e रेस टू 0.03 कितना है 1.03045 एंड e रेस टू 0.04 की वैल्यू कितनी है 1.04081। तो एक के चेंज पे कितना चेंज आ रहा है निकाल लो, 0.01036, और हमें तो 0.33 का ही चेंज चाहिए क्योंकि हमें e रेस टू 0.033 पे जाना है। सिंपल समझे तो 1% पे इतना चेंज तो 1/3 पे कितना, तो इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 0.00345। इस चीज को ये ऊपर वाली वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा अपने को क्योंकि ये 3% की वैल्यू है, तो 3.33 में ये ऐड हो जाएगा, तो e रेस टू 0.033 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 निकाल लीजिए 0.339, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.0339। क्या ये हमारी थियोरेटिकल वैल्यू निकाल सकते हैं अभी हम, यस सर। क्या करेंगे 8500 इंटू 1.0300339, ठीक है, कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी 8788। सर इंटरपोलेशन ऐसे ही करते हैं क्या, यस ठीक है। जून के लिए क्या करेंगे 8500 इंटू ई रेस टू
20 इंटू 3/12 करेंगे तो 8500 इंटू ई रेस टू 0.05 दे रखा है सीधा। ठीक है, कितना दे रखा है? 1.05127 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 8500 इंटू 1.05127 निकाल लीजिए वैल्यू, कितना आएगा? 8935। व्हाट इज दिस 8935? थ्योरेटिकल वैल्यूज ऑफ जून। ये बाजू में क्या आया था? थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ मई। अब हम लोगों को तो एक 8700 दे रखा है और एक 8850 दे रखा है, तो अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड है, तेल लेने गया। हमें तो बोला ही नहीं है वो सब, हमें तो बोला हुआ है कि हाउ मेनी निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स ही वुड सेल इफ इट डिजायर्स टू हेज अंटिल जून। जून तक है तो मई का तो काम ही नहीं लगेगा ना, तो जून वाला ही लगेगा। टोटल पोर्टफोलियो है तो फुल हेज कर देंगे, 50% है तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आएंगे उसका 50% कर देंगे, 120% है तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आए उसको 1.2 कर देंगे। आई होप क्लियर है, बोलिए। तो बड़ा क्वेश्चन आएगा तो कुछ इस तरीके से आ सकता है, ऊपर जैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं किया है इसमें हमने, बस फिर भी मैंने एक बार ऊपरा ऊपरी डिस्कस किया है, बट आई थिंक वेरी मच डुएबल। ठीक है, वेरी मच डायरेक्ट, कुछ इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हम पुटअप करेंगे। बस इंटरपोलेशन अगर आपको यूज करना है तो थोड़ा ध्यान रख सकते हैं आप। जब भी हम लोगों को अलग से कॉन्ट्रैक्ट का कोटेड प्राइस नहीं दिया हुआ है तो हम मानेंगे कि फ्यूचर्स आर ट्रेडिंग एट देयर फेयर वैल्यू, तो जो थियोरेटिकल फेयर वैल्यू आया वही हम यूज करेंगे हेजिंग के लिए। बट अगर दे दिया है तो फिर वो यूज करेंगे जो दिया हुआ है। जैसे देखो, हमारे हिसाब से फेयर वैल्यू कितना होना चाहिए था? 8788, जबकि बाजार में है कितना? 8700। ये मई की बात कर रहा हूं। और जून का फेयर वैल्यू कितना होना चाहिए था? 8935, पर अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है? 8850। तो जो बाजार में जो है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? तो हम जो दिया हुआ है वो यूज करेंगे। बट ये ऊपर वाला क्यों रिलेवेंट हो गया सेकंड क्वेश्चन के लिए? क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी है कि थ्योरेटिकल प्राइस निकाल के बताओ, तो निकालेंगे ये, पर हेजिंग करते वक्त जो कोटेड है वही यूज करेंगे, बिकॉज बाजार में तो वही ट्रेड कर रहा है। दैट्स द लॉजिक। ठीक है, सो अगेन आई एम रिपीटिंग के यदा कदा आप रिविजन कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से देख रहे हैं, वापस जो भी देख रहे हैं, डेरिवेटिव्स या फॉर दैट मैटर एफए में कुछ भी डिफिकल्ट आपको सिर्फ तभी लग सकता है यू डोंट नो द मोडस ऑपरेंडी। इफ यू नो द मोडस ऑपरेंडी थिंग्स आर सिंपल। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। बाजार में क्या है, बढ़ाना है, कम करना है, ऑपोजिट पोजीशन, किस में कितना चेंज आ रहा है, ये फैक्टर्स आप ध्यान में रखेंगे तो कॉन्फिडेंटली बैक योरसेल्फ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, यू विल बी इजीली एबल टू क्रैक दीस थिंग्स। ठीक है, सो दिस इज वन मोर lecture done on this. We have last lecture pending for derivatives where I'll be covering options hedging, ठीक है, black schools and real options का treatment. So that will comprehensively cover our all study material questions, ठीक है, and effectively the whole chapter, but in a very quick way, in a summarized way.